हेलो हेलो। अरे ऑडियो आ रहा है बच्चों? ज्वाइन नहीं हो रहा क्या? ज्वाइन नहीं हो रहा। हो गया ऑनलाइन के ज्वाइन, बच्चों इसमें ऑडियो आ खोलने रहा की है कोशिश ऑडियो? कर रहा हूँ मैं। इसमें खोलना। अरे ऑनलाइन के बच्चों ऑडियो आवाज आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही क्या इनको आवाज? ऑनलाइन के बच्चों ऑडियो आ रहा है? इस हाँ ठीक है ठीक है। चलो, आज अपन ने क्या चर्चा को दिया था? अरे हाँ, उसमें अपन चल रहा था ना। आइए अंत कर दें उसका। अब अपना केवल इकलौती चीज जिन बच्चों की बच गई है, क्या बच गई है? सीक्वेंस। कल अपनी क्लास होगी ना सीक्वेंस प्रोग्रेशन की। जब मंडे मेरे संडे को तो आपका टेस्ट है, तो मंडे को छुट्टी रहेगी। अरे टेस्ट के अगले दिन छुट्टी रहती है ना। नहीं नहीं, लेकिन जिस संडे टेस्ट होता है तो मंडे छुट्टी हो जाती है। जहाँ आप लोगों के साथ पंगा नहीं है, क्योंकि ट्यूसडे को क्लास है, फिर वेडनेसडे को फिर राखी की छुट्टी है। फिर नेक्स्ट वीक दो छुट्टियां पड़ रही है ना राखी की। फिर थर्सडे, फ्राइडे, फिर संडे को तो पेपर ही है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, आ जाइए। कहाँ तक गाड़ी पहुंच गई थी बच्चा पार्टी? हाँ रुक जाइए, मैं फोटो खींची थी ना। PRMO 2018-23 तक अपन ने कर लिया था पूरा। आइए इसको अंत कर दें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्लीज सॉल्यूशन जरूर रिफर करें। कुछ सॉल्यूशन बहुत लंबे लंबे हैं, उसमें क्या सॉल्यूशन रिफर करने से क्लास में थोड़ा सा समय बच जाएगा, और कोई बात नहीं है। 24, उसमें आ जाओ। कॉम्बिनोटोरिक्स की एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 पर आ जाइए। कॉम्बिनोटोरिक्स एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। 24, 25, 26, 26। 26 नहीं बना? 2019 में आया है। बहुत सारे क्वेश्चन आए देखो 2019 में कॉम्बिनेटोरिक्स के। खैर 26वां क्वेश्चन कहता है 1/n रेक्टेंगल डिवाइडेड इनटू n यूनिट, मतलब 1 यूनिट बाय n यूनिट। अरे, तो 1/n का एक रेक्टेंगल है, यानी यूं समझिए ये साइड जैसे 1 यूनिट है और ये साइड जैसे n यूनिट्स है। तो इसको 1/1 यूनिट के काफी सारे स्क्वायर्स में बांट दिया जाता है। तो ये होगा, हाँ बिल्कुल n होंगे। 1/1 यूनिट के स्क्वायर में बांट देते हैं। 26। 1/n रेक्टेंगल डिवाइडेड इंटू n यूनिट्स, तो n यूनिट बन जाएंगे। टोटल कितने स्क्वायर्स बनेंगे? n स्क्वायर्स। ठीक है। 1/n रेक्टेंगल डिवाइडेड इंटू n यूनिट, 1/n स्क्वायर। ईच स्क्वायर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज कलर्ड रेड, ब्लू और ग्रीन। अब ऐसा है, या तो रेड भरेंगे या ब्लू भरेंगे या ग्रीन भरेंगे, तीन रंग भर देंगे, रेड, ब्लू और ग्रीन। Let Fn be the number of colorings of the rectangle in which there are an even number of red square. रेड स्क्वायर की संख्या क्या हो जाए? इवन। ऐसा। अब इसके अंदर क्या, रेड स्क्वायर की संख्या इवन हो जाए तो या तो 0 रेड स्क्वायर हो जाए, या 2 रेड स्क्वायर हो जाए, या 4 रेड स्क्वायर हो जाए, एंड सो ऑन। इस प्रकार से गाड़ी चलेगी। अब सुनो, एन में से कोई मत चुनो, उनमें रेड भरो, किसी में रेड मत भरो। रेड भरने का एक ही तरीका है। अब बच गए कितने? एन। तो बाकी सब में रंग भरने कितने तरीके हैं? दो। क्योंकि रेड नहीं भर रहे तो क्या भर सकते हो? ब्लू ग्रीन इंटू 2 की पावर n प्लस एन में से कोई दो चुन लो, उनमें रेड भर दो। रेड भरने का एक ही तरीका है। बचे कितने? n-2, उनमें ब्लू या ग्रीन में से कुछ भी, प्लस एन में से चार चुन लो, 1 इंटू 2 की पावर। ये सीरीज बन गई। बोल दीजिए हाँ। आज थोड़ा सा बाइनोमियल बता देते हैं। बाइनोमियल उतना ज्यादा नहीं आता, कभी कभी केवल सीरीज सॉल्विंग में काम आएगा। बाइनोमियल थ्योरम पर रिसर्च नहीं करनी है। हाँ, बोलता है एफ एन बी द नंबर ऑफ कलरिंग्स। तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी है? इसकी वैल्यू एफ ऑफ एन। ठीक है। अब इस सीरीज का सम, सब बच्चे इधर देखो। अब मैं आपको इस प्रकार की सीरीज का सम निकालना सिखाता हूं। हल्का सा बाइनोमियल थ्योरम का ग्लिम्स दूंगा, उसको सब बच्चे ध्यान रखेंगे। उतना ज्यादा काम का नहीं है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब दो टर्म, जैसे मोनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल। तो बाइनोमियल दो टर्म। तो दो टर्म है, उसकी कोई भी नेचुरल नंबर पावर है। एन क्या है? एक नेचुरल नंबर है।
तो इसकी पावर को एक्सपेंड करने का तरीका है बाइनोमियल थ्योरम. व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम? बाइनोमियल थ्योरम इज अ थ्योरम which helps us you expanding any natural power of binomial. लिख लो इस बात को, दो बातें लिख लीजिए क्वेश्चन में ही. लिखो बाइनोमियल थ्योरम, लिखो आलसी बच्चों, लिख लो आज. बाइनोमियल थ्योरम इज अ थ्योरम which helps us, लिखिए बाइनोमियल थ्योरम is a theorem which helps us in expanding, which helps us in expanding natural number power of binomial, which helps us in expanding natural number power of binomial, which helps us in expanding natural number power of binomial. जरा बोर्ड पर देखें, बस चार बातें जाननी है बाइनोमियल में, ज्यादा लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं है. ये इसका ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म, बोलो हाँ. ये है सेकंड टर्म, बोलो हाँ. तो ये बनेगा NC0 x की पावर n y की पावर 0, NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, NC2 x की पावर n माइनस 2, करते 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 गाड़ी NCn x की पावर 0 y की पावर n. इसका अगर आप जनरल टर्म देखें तो कैसा दिखता है? NCR, पहले वाले की पावर n माइनस आर, पहले वाले की पावर इन दोनों का डिफरेंस होता है, और दूसरे वाले की पावर आर. ये शक्ल जरा देख लीजिए आप. पहले वाले की पावर क्या होती है? इन दोनों का डिफरेंस. अरे आर की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी रखोगे ना भाई, R0 रखो ये मिल गया, R1 रखो ये मिल गया. ये जनरल टर्म है. हाँ बिल्कुल, R0 से कहां तक? n तक. तो ये तुम्हारा कौन सा टर्म हुआ? ये R+1th टर्म हुआ, क्योंकि जब R को 0 रखोगे तो फर्स्ट टर्म, क्योंकि टर्मों की गिनती कहां से शुरू होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. जीरो टर्म जैसा कुछ नहीं होता. तो ये TR+1 टर्म, यानी ये हमारे पास जनरल टर्म, ये जनरल टर्म है. इसमें आर की वैल्यू जो रखोगे उससे एक आगे वाला टर्म मिलेगा. आर को 0 रखो क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म. आर को 1 रखो क्या मिलेगा? सेकंड टर्म. मैं आपको बता रहा था कि इसका जनरल टर्म कैसा दिखाई पड़ता है. इसका जो जनरल टर्म है वो कैसा दिखाई पड़ता है? कैसा दिखाई पड़ता है? NC0, पहले की वाले की पावर n, दूसरे वाले की पावर नीचे वाला. इसकी जनरल टर्म पर प्लीज सब बच्चे ध्यान दें. पहले वाले की पावर होगी इन दोनों का डिफरेंस, और दूसरे वाले की पावर होगी नीचे वाला. क्या मेरी बात समझ में आ रही है आलसी बच्चों? तो पॉइंट नंबर 1, क्या पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बस चार बातें जाननी है, चारों बातें देख लीजिए. पॉइंट नंबर 2, इधर देखो आलसी बच्चों. पॉइंट नंबर 2, x की जगह अगर हम 1 + x की पावर n की बात करें तो इसका एक्सपेंशन रट लीजिए. NC0 प्लस NC1 x की पावर 1 प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस NC3 x क्यूब, करते करते NCn x की पावर n. दिख रहा है सब बच्चों को? अरे दिख रहा है. तीसरी छोटी सी बात, अगर 1 - x की पावर n है तो क्या एक्सपेंशन आएगा? x की -x रख दीजिए. तो NC0 माइनस NC1 x की पावर 1 प्लस NC2 x स्क्वायर माइनस NC3 x क्यूब, करते करते NCn -x की पावर n. बोल दीजिए हाँ. दिखाई पड़ रहा है सब बच्चों को? नहीं दिखाई पड़ रहा? अच्छा अभी इधर देखो, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको. एक मिनट रुको. अच्छा कॉपी करो, पहले पहले आप 1 2 3 कॉपी करो, मुझे जगह चाहिए. तीन चार बातें उनको देख लो. इस पर डीप रूटेड एल्जेब्रिक क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसकी सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल आता है. ध्यान से समझ के कॉपी कीजिए, है आसान सा. कोई भी डाउट आए पूछिए. कल मेरे ख्याल से अपने दो दो लेक्चर है. कल एक नॉर्मल मैथ और ये वाला भी. ठीक है, बढ़िया है. हम्म.
कंबाइंड वो बच्चे आ नहीं पाएंगे ना, कौन से? कल अपना पीआरएम को तो लास्ट ही लेक्चर है, या उसके पहले वाला? हाँ लास्ट ही है। और उसके पहले वाला वो कंबाइंड। तो बच्चे आने बन जान दो। यहाँ तक गाड़ी पहुंची? अरे हाँ बोल दीजिए आज। कॉपी कर लिया? क्लियर हुआ? रुको साइलेंट कर दें, वरना आता है। पढ़ें आगे? बोलो हाँ। अब जरा इधर देखिए प्लीज। ये जो सीरीज है, जरा हमारी सीरीज को घूरा जाए। यहाँ 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, यानी इस जनरल सीरीज के इवन टर्म प्रेजेंट है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे हाँ बोलो। कहते थक जाते हो। ये समझ में आया? इवन टर्म और ऑड टर्म का सम बहुत आराम से निकलता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास ये सब कट जाएंगे। देखो इवन टर्म का सम आ जाएगा NC0 प्लस NC2x² प्लस NC4x की पावर 4, बोल दीजिए हाँ। और अरे टूट जाता अभी मेरा पाँव। तो ये आ जाएगा 1 + x की पावर n प्लस 1 - x की पावर n, बोलो हाँ। भाई जैसे इवन टर्म का सम कभी आ जाए तो अपन निकाल सकते हैं उसको, दिमाग में जरूरत पड़ेगी इसमें। समझ में आया? एक बार सब बच्चे बोलो हाँ। ये चुन्नू बच्चे। अच्छा, ऊपर में से अगर नीचे वाले को घटा देते हैं तो ये NC0 इवन वाले कट जाएंगे, ऑड वाले बचेंगे। हो सकता है उसका सम कहीं काम में आ जाए। NC1x की पावर 1 प्लस NC3x³ प्लस NC5x की पावर 5, करते करते बच्चों क्या बन जाएगा? 1 + x की पावर n, 1 - x की पावर। ये दोनों को थोड़ा आंखों से देख ले, मन मंदिर में बसा ले। अगर पूरे का सम आ रहा है तो ये हो जाएगा, हाँ बोलो। अगर प्लस माइनस ऑल्टरनेट आ रहा है तो ये हो जाएगा, हाँ बोलो। और अगर इवन टर्म आ रहे हैं, जितना आंखों को याद रहेगा उतना फायदा होगा, तो ये आ जाएगा। और ऑड आ जाएगा तो ये आ जाएगा। कॉपी करो, दो और रिजल्ट बता दें, कॉपी करिए। बहुत आसान है बच्चों, मैथ इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। आज 3 बजे से लेक्चर थे क्या? आज तुम लोग कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हो। क्या डेली 3 बजे से? मैं 3 से 8 बजे तक 5 घंटे पढ़ते हो? इतनी देर तो मैं मूवी ना देख पाऊँ। हाँ मैं बच्चों को पार्टी देता हूँ, बचपन से ही दरिया दिल रहा हूं मैं। मतलब लोग पूछते हैं आप इतनी पार्टी क्यों देते हैं, आखिर क्या बात है? अभी भी पार्टी देता हूँ मैं तो डेली। मतलब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आप इतनी पार्टी क्यों दे रहे हैं, क्या बात है, क्यों पार्टी दिए जा रहे हैं। आपका भी नंबर आएगा। अभी जो टीचर डे आ रहा है देखो, फिर चिल्ड्रन डे आएगा। तो जो भी बच्चा टीचर डे के दिन मुझे कुछ गिफ्ट विफ्ट देगा, उसको मैं ध्यान रखूंगा। और चूंकि देखो बच्चे भगवान का रूप होते हैं, अब भगवान कुछ दे रहे हैं तो मना नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए की चॉकलेट दे दी, या 500 रुपए का पार्कर पेन दे दिया, तो आप कुछ भी देंगे मना नहीं करूंगा, मैं तुरंत उस दिन मैं थैला लेके आता हूँ। ऐसे बच क्लास में घुसते ही थैला खोल देता हूँ। टीचर डे के दिन आपको सभी टीचर्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहिए। उससे कहते हैं जो टीचर, मतलब बाकी दिन तो टीचर नॉर्मल पढ़ाता ही है, लेकिन टीचर्स डे के जब टीचर को मिलता है तो टीचर विशेष आशीर्वाद देता है, अलग सा, उस बच्चे को जिसने गिफ्ट दिया, उससे उसको फायदा होता है। अच्छा, यहाँ तक गाड़ी पहुंची, बोलो हाँ। अरे पहुंची।
हाँ, बिल्कुल। इसमें एक चीज अपन मिस कर गए, ये डिवाइड बाय टू भी होगा भाई। हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल। क्योंकि जब दोनों को जोड़ोगे तो हर टर्म दो दो बार आ जाएंगे। वो मेरे को लगा मैंने यहाँ लिखा लेकिन लिखा नहीं। तो डिवाइड बाय टू, बिल्कुल। हम्म, हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक है, जान दो। समझ में आ गया सब बच्चों को? अच्छा, दो और चीजें देख ले, दो और चीजें देख ले जरा बोर्ड पर। यहाँ तक गाड़ी पहुंची। मतलब टेक्निकली अगर आप देखें जरा बोर्ड पर देखिए, ये हमारा मेन एक्सपेंशन है, कोई नई चीज नहीं है। इस मेन एक्सपेंशन में एक्स की जगह वन रख दिया, वाई की जगह एक्स रख दिया, तो ये एक्सपेंशन आ गया। बोलो हाँ। सब कुछ बच्चों इसी से डिराइव्ड है, कुछ नया नहीं है। उसके बाद प्लस एक्स की माइनस एक्स रख दिया, आ गया। अब केवल इवन नंबर का टर्म सम चाहिए, इवन टर्म का सम चाहिए, या केवल और टर्म का सम चाहिए। तो इस प्रकार से जोड़ और घटाकर हम निकाल सकते हैं। बोलो हाँ। दो और रिजल्ट जरा बोर्ड पर देखेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया है। क्या डिस्कवरी कर ली है? कि वन प्लस एक्स की पावर एन जो होता है, ये एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस एन सी एन एक्स की पावर एन। हाँ, बोल दीजिए। ये होता है। अब इसके अंदर कुछ और डिस्कवरी, जैसे एक्स को हम वन रख देते हैं, तो आपको बेहतरीन बात पता लगेगी कि एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री करते करते प्लस एन सी एन इज नथिंग बट टू की पावर एन। देखो आराम से, एक्स को वन रख दीजिए तो सारे वो वन हो जाएंगे, और यहाँ वन प्लस वन टू की पावर एन। समझ में आया? एक और रिजल्ट, एक और रिजल्ट। यहीं पर हम एक्स को माइनस वन रख दें, थ्योरम एक ही है। उसी थ्योरम में बाइनोमियल थ्योरम है, उसी में अलग अलग एक्स वाई की वैल्यू रख देते हैं, उनको जोड़ घटाकर अलग अलग रिजल्ट मिल रहे हैं। ऐसा कोई नई थ्योरम नहीं है। बोर्ड पर देखें, एक्स को माइनस वन रखेंगे तो आएगा एनसी जीरो, एक मिनट रुके, हाँ, आएगा एनसी जीरो माइनस एनसी वन प्लस एनसी टू, करते करते इनका सम कितना आ जाएगा? जीरो। एक मिनट रुको, बोर्ड देखो, दैट इज जो इवन प्लेसेस का सम है, यानी एनसी जीरो प्लस एनसी टू प्लस एनसी फोर, दिस इज इक्वल टू एनसी वन प्लस एनसी थ्री प्लस एनसी फाइव एंड सो ऑन। क्या ये बात समझ में आई सब बच्चों को? ये इसके बराबर है, समझ में आया? एक मिनट रुको, खेला अभी होगा। ये इसके बराबर है, और इन दोनों का सम कितना है? टू की पावर एन। तो हर एक किसके बराबर होगा? टू की पावर एन बाई टू। अरे ये दोनों बराबर थे, बराबर हैं, और इनका सम कितना है? टू की पावर एन। तो हर एक किसके बराबर होगा? उसके आधे के, टू की पावर एन बाई टू। तो यानी केवल इवन इवन कोफिशिएंट का सम कितना? टू की पावर एन बाई टू। और केवल ऑड ऑड कोफिशिएंट का सम कितना? टू की पावर। बस इतने रिजल्ट जानने, कॉपी कर लीजिए। समझ में आया बच्चों? आसान है कि इजी? ठीक है, ठीक है, वो भी ठीक है। कॉपी कर लीजिए। बाइनोमियल थ्योरम में बस जानने लायक यही है, और जनरल जब टर्म की रजनीश शक्ल थोड़ी ध्यान रखेंगे कि पहले वाले की पावर एन और आर का डिफरेंस होती है, और दूसरे वाले की पावर। 3 के बाद ही आएंगे। हाँ, ऑनलाइन कोई कुछ कहना चाह रहा है? बोलते बोलते नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? अरे हाँ, बोल दीजिए, आज काहे चुप रहते हो? हाँ, क्लियर हुआ बच्चों? बोल दीजिए हाँ। ये हो गई बाइनोमियल थ्योरम, सब बच्चों को समझ में आ गई? वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन, वन माइनस एक्स का एक्सपेंशन, इस प्रकार की चीजें अपने को समझ में आ गई। अब हम अपने ओरिजिनल सवाल पर आ सकते हैं,
जिसको अब हम बड़े आराम से हल कर सकते हैं। अब देखिए, अब जरा एफ एन को देखिए ध्यान से। अब हमको एफ एन की वैल्यू चाहिए, तो एफ एन की वैल्यू कैसे निकलेगी? एफ एन और कुछ नहीं, 1 + 2 की पावर n प्लस 1 - 2 की पावर n बाई 2। ये कैसे पता लगा? इवन प्लेसेस का सम। बोल दीजिए हाँ। अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब ये बोलता है, अरे, ये बोलता है एफ एन बी द नंबर ऑफ कलरिंग ऑफ द रेक्टेंगल इन विच देयर आर इवन नंबर ऑफ रेड स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 3 की पावर n प्लस -1 की पावर n। अब -1 की पावर n तो डिपेंड करेगा केवल n ऑड और इवन होने पर। तो आपको एफ एन की वैल्यू मिल गई। बोल दीजिए हाँ। बाइनोमियल थ्योरम पीआरएमओ में नहीं है। छोटे मोटे सिर्फ इस प्रकार की सीरीज एक दो आएगी। बाइनोमियल थ्योरम पर बैठ के कोई पीएचडी मत करने लग जाना। वो इंजीनियरिंग या आईटी के लिए जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाते हैं, वो पीआरएमओ में दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। सिर्फ ये छोटी मोटी सीरीज और जो मैंने 6-7 रिजल्ट बताए, बस इतने तक ही पीआरएमओ सीमित है। यदि ये आ गया तो अपने को दिखा, अरे इवन इवन पावर दिख रही है। बोल दीजिए हाँ। NC0, NC2, NC4, तो ऐसे। क्लियर हुआ सब बच्चों को? हाँ बोल दीजिए। चलिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर? अब आप F9 निकाल लेंगे, F3 निकाल लेंगे, उसका लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर आ जाएगा। क्लियर हुआ? बोलो हाँ। 27, 27 मिटा रहे हैं इसको। बेटा इसका थोड़ा सॉल्यूशन भी देख लो, क्योंकि डिस्कशन के टाइम का शॉर्टेज रहता है। चलो 27 में बता देता हूँ। वी विल से दैट अ रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड हैज नो फिक्स्ड लेटर्स if when the rearrangement is placed directly below the word no column has the same letter repeated। यानी कहने का मतलब, कोई भी लेटर अपनी जो पोजीशन पर ना आए। जैसे मान लीजिए भारत है, BHARAT। अब तुम इसको अरेंज कर सकते हो, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। लेकिन हो सकता है इनमें से कुछ अरेंजमेंट में बी यहीं का यहीं आ जाए। अगर बी यहीं का यहीं आ जाए, तो द वी विल से दैट अ रीअरेंजमेंट ऑफ द लेटर वर्ड हैज नो फिक्स्ड लेटर। तो उसमें तो फिक्स्ड लेटर हो गए। लेकिन अगर कोई भी लेटर जो जहां आ रहा है वहां ना आए, तो वो कहलाएगा उसका रीअरेंजमेंट। जैसे मान लो हमने ए और टी को चेंज किया, तो वो एक नया परमुटेशन है। लेकिन हम इस क्वेश्चन के हिसाब से उसको नया रीअरेंजमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने रीअरेंजमेंट को कैसे डिफाइन किया है कि हम उस चेंज को उस परमुटेशन को रीअरेंजमेंट कहेंगे जिसमें कोई भी चीज अपनी जगह ना आए। यानी इसके अंदर लगेगा डी अरेंजमेंट। अब कर पाओगे क्या? चलो एक बार ट्राई करना, हो जाएगा, कुछ बात नहीं है। 28 इसलिए कि टाइम की बहुत शॉर्टेज है। 29, 30, 31, 30, 30 देखिए। इसका बेटा सॉल्यूशन पढ़ लो, ये लंबा चौड़ा है एक्चुअली। ये, हाँ, ये पीआरएमओ में छोड़ने काइंड ऑफ क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन पीआरएमओ में ऐसे आ जाते हैं जो कि मतलब अगर बच्चा उलझ जाए तो फालतू टाइम ले लेगा। ये 30वां भी ऐसे ही है। खैर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद तुम सॉल्यूशन को समझ जाओगे। मैं तुम्हें, हमें सवाल ही समझा वही समझाने जा रहा हूँ। इंग्लिश इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इन द फिगर बिलो 4 of the 6 discs आर टू बी कलर्ड। 6 डिस्क गिवन है, 3, 2, कब लागू 1। कुल मिला के कितने डिस्क है? 6। 6 में से कितनों को कलर करना है? 4। बोलता है 4 of the 6 discs आर टू बी कलर्ड ब्लैक, और दो बाकी दो व्हाइट रह जाएंगी। एंड 2 आर टू बी कलर्ड व्हाइट। तो 4 को ब्लैक करना है और 2 को व्हाइट करना है। क्या? अरे ऑनलाइन कोई बात कर रहा है क्या? 2 को व्हाइट, 2 कलरिंग। अरे ये मानेगा नहीं। ये आवाज मेरी ढंग से आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही, आ रही। ठीक है। अब बोलता है टू आर वे, 2 कलरिंग्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन अदर बाय रोटेशन और रिफ्लेक्शन। जैसे रोटेट करके या रिफ्लेक्ट करके। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने इसको कलर किया 1 और 2, 3, नहीं, गलत रंग भर दिया है। रुको, इन 3 को रंग कर दिया, ये आ गया।
अब समझो इसको अगर तुम ऐसे रोटेट कर देते हो तो सेम आएगा। अच्छा, इसमें अगर मिरर इमेज ले लेते हो तो भी सेम आएगा। ये वो कह रहा है। तो बोलता है, ध्यान सुनना क्या बोलता है, टू कलरिंग्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन अनदर बाय रोटेशन और अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एंटायर फिगर आर कंसिडर टू बी सेम। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये भर दिया हमने। अब जरा इन्हीं 6 को देखो, कॉपी पेस्ट, यस। अब देखो, इसको मिटा दो। इसको मिटा दो। ये इन दोनों को सेम मानेंगे। वैसे तो अलग अलग है, इसमें तो ये पेंटेड है, उसमें वो पेंटेड है। लेकिन अगर कोई भी दो ऐसी कलरिंग है जो किसी दूसरे को रोटेट करके ऑब्टेन की जा सकती है या रिफ्लेक्ट करके ऑब्टेन की जा सकती है, उन दोनों को सेम माना जाएगा। तो हम इन दोनों को क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। हाँ हाँ हाँ, वो भी, हाँ वो मैंने गड़बड़ कर दी। वो ये हो जाएगा बिल्कुल। इन दोनों को क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। टेक्निकली दोनों अलग अलग है, इसमें इधर वाले पर रंग भरा, उसमें उधर वाले पर रंग भरा। तो जो भी ऐसी कलरिंग्स हैं जो कि रोटेट करके ऑब्टेन की जा सकती हैं या रिफ्लेक्ट करके ऑब्टेन की जा सकती हैं, ऑल सच कलरिंग्स आर टू बी टेकन एज सेम। तो हम इन दोनों को वन काउंट करेंगे, टू नहीं, वन भैया, एक ही है। ये वो कहता है। एक बार फिर पढ़ देता हूं। टू कलरिंग्स that can be obtained from one another by a rotation or a reflection of the entire figure are considered to be same। समझ में आया? आगे क्या बोलता है, सुनो। उसने 4 एग्जांपल दिए। देयर आर ओनली 4 सच कलरिंग्स फॉर द गिवन 2 कलर्स एज शोन इन द फिगर 1। तो अगर आप ऐसा करते हो तो 4 ही कलरिंग पॉसिबल है। वो उसने चारों कलरिंग उसने दे दी है। In how many ways can we color the cyst disc such that 2 are colored black and 2 are colored white and 2 are colored blue with the given identification condition। जैसे उसने आगे आपको एग्जांपल दिया कि अगर 4 को ब्लैक करो, 2 को व्हाइट करो, तो केवल कितनी पॉसिबिलिटी मिलेंगी, 4 ही पॉसिबिलिटी मिलेंगी। उसने एग्जांपल दिया। इन 4 के अलावा अगर और कहीं भी तुम कलर भरते हो तो वो इनको रोटेट या रिफ्लेक्ट करके ऑब्टेन की जा सकती है। तो यूनिक कॉम्बिनेशन कितने हुए, 4। समझ में आया? अब वो पूछ रहा है, यदि 2 ब्लैक, 2 व्हाइट और कौन सा कलर है, 2 ब्लू और 2 ब्लू। अब वो पूछ रहा है इनसे ऐसे कितने यूनिक कलर्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं। सवाल समझ में आया? इस सवाल के अंदर जगह जगह रोटेशन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री लेना पड़ता है। नहीं, हर बार ऐसा नहीं होगा। इसको रोटेट करके भी कुछ मिल जाएगा। जैसे को मनी वन रोटेट करो तो ऐसे ये दोनों ऐसे ऊपर की ओर ऐसे आ जाएंगे, तो उनको भी हटाना है। कुल मिला के 4 ही लास्ट में आए। तो ऐसे करके हर बार बाई 2 नहीं करना। इसमें कहाँ बैठ रहा है, इसमें भी नहीं बैठता। तो आपको अब इसके अंदर क्या करना है, अब आपको गिनना पड़ेगा। बेसिकली क्या करना पड़ेगा, 2 को ब्लैक कलर करो, 2 को व्हाइट, 2 को ब्लू, तो इनसे कितने मिलेंगे। सवाल समझ में आ गया? अब इसके अंदर क्या है, जो सॉल्यूशन है उसके अंदर खूब केस बना के काउंट किए गए। क्योंकि जब भी ओवर कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम होती है तो उसमें पीएनसी बहुत काम नहीं करेगी, फिर केस बन बन के सॉल्व होंगे। केस कैसे बनते हैं मैं तुम्हें बता देता हूं। उसके अंदर क्या करना है, तुम पहले 2 ब्लैक चुन लो, ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों ये दोनों ऐसे करके। फिर उसके बाद बचे हुए को जमाते जाओ और देखते जाओ कि आइडेंटिकल शेप्स नहीं आने चाहिए। तो ये मतलब करने में भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। कहने का मतलब, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चन इन पीआरएमओ, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अब तुम इसका सॉल्यूशन अब इस नजरिए से पढ़ना, थोड़ा बेटर लगेगा। और वो भी कर सकते हो, लीव ऑफ भी कर सकते हो, फर्जी क्वेश्चन। और जान दो। 31, 32, मेरे ऑनलाइन कर चुप। 33, 33, 33 देखिए। 33 क्या बोलता है, 12x12 चेस बोर्ड। वैसे चेस बोर्ड कितना होता है, हाँ 8x8 होता है। हेलो हेलो, हाँ अब ठीक है। 12x12 चेस बोर्ड बोर्ड इज डिवाइडेड इनटू 144 स्क्वायर। वो तो बनेगा ही 144 स्क्वायर, बाय ड्राइंग लाइंस पैरेलल टू द साइड्स।
ठीक है, two rocks placed on two unit square are said to be non-attacking if they are not in the same column or not in the same row. वही हाथी वाला. Find the least number n such that, देखो यूं समझो, मैं बताने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा, ये है आसान सा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ऐसे कॉलम में भी है. अरे बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 11 12, मतलब 2 और है. बनाना ही पड़ेगा इसमें. अब देखो, ये 12 बाय 12 का हो गया. अगर, क्या सवाल क्या है, इंग्लिश इंग्लिश बोलता है, two rocks placed on two unit squares are said to be non-attacking if they are not in the same column or in the same row. सेम कॉलम में नहीं होने चाहिए और सेम रो में नहीं होना चाहिए. ज्यादा आ गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अच्छा, एक्स्ट्रा आ गया. चल जान दो, कोई बात नहीं, ठीक है. तुम्हारे चक्कर तो बिगड़ गया. चलो, मैं टेक्नोलॉजी का थोड़ा फायदा उठा लेंगे. ठीक है, बस अब छेड़ो मत इसको, बड़ी मुश्किल से बनाया है. समझ में आया सब बच्चों को? ये तो हो गया अगर वो एक रो एक कॉलम में नहीं है. अरे ऑनलाइन बच्चों, तो उनको नॉन अटैकिंग मानेंगे. अरे क्लास में अच्छी मत करो, फालतू यहाँ आवाज, फिर इनको म्यूट भी करना पड़ेगा. अच्छा, फाइंड द लीस्ट नंबर एन, बंद करो बच्चों. फाइंड द लीस्ट नंबर एन such that n rocks are placed in a unit square. अरे क्लास में मतलब कर रहा है तो बंद कर दो, वरना इनको डिस्टर्ब होगा. अच्छा अच्छा, तुम मानो, म्यूट कर देते हैं. बस अब नहीं आएगी. चलो, हाँ आप सुनो ध्यान से. अब वो बोलता है कि फाइंड द लीस्ट नंबर n such that if n rocks are placed on the unit square, one rock per square, we can always find 7 rocks such that no, कुछ इंग्लिश में गड़बड़ है, such that such that no two are attacking each other. बोलता है कि कितने रॉक्स अपन रख सकते हैं. हाँ, फाइंड द लीस्ट नंबर n such that if n rocks are placed unit square, one rock, one rook भी लिख रखा है, per square, we can always find 7 rocks such that no two are attacking each other. नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, तुम सुनो ध्यान से. कम से कम 7 रॉक मिले ताकि वो एक दूसरे को अटैक ना कर रही हो. अब इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि मान लो तुम एक रॉक यहां रख देते हो. अब कोई भी, अब इस पूरी रो के अंदर 7 ही रॉक तो मिलनी चाहिए, यानी 7 अलग अलग कॉलम और 7 अलग अलग रो को इन्वॉल्व करना है. सीधी सी बात यह है. नहीं, वो मिनिमम बोल रहा है ना एक्चुअली, भाई वो मिनिमम बोल रहा है. लीस्ट, हाँ लीस्ट. एक मिनट रुको. फाइंड द लीस्ट नंबर एंड सच दैट इफ n rocks are placed on the unit square, 1 rock per square, we can always find 7 rocks. वो बोल रहा है कि, तुम समझे नहीं, इसमें एक पेच है. वो बोल रहा है ऐसी मिनिमम संख्या बताओ जिनको मैं कैसे भी रख दूं, जिनको मैं कैसे भी जमाऊं, 7 नॉन अटैकिंग रॉक्स मिले ही मिले. तो यूं समझो कि अगर तुम एक पूरी रो को भर देते हो, तो एक रो को भरने के लिए कितने चाहिए? 12. और ऐसे 7 रो को भर देते हो, कितनी? 6 रो को भर देते हो, और उससे एक ज्यादा रॉक ले लो. क्योंकि अगर मैं 12 छंग हो गया कितना? 72, तो 73. अब सुनो ध्यान से. अगर तुम बोलते हो सर ऐसी 10 रॉक हैं, तो मैं क्या करूंगा,
कि मैं 10 रॉक ऐसे 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 रख दूंगा, लेकिन 10 रॉक को अगर मैं एक ही रो में रख दूंगा तो तुमको 7 रॉक नॉन अटैकिंग मिलेगी ही नहीं। तुमको मिनिमम उतनी संख्या चुननी है जिससे कि कम से कम, अगर कोई व्यक्ति मान लो, उनको मान लो तुम बोलते हो 20 रॉक है, तो मैं 20 रॉक को शुरू के 2 रो में रख दूंगा, तो कितने नॉन अटैकिंग मिलेंगे भाई? ये सारे तो आपस में अटैक कर रहे होंगे, ये सारे भी आपस में एक दूसरे को अटैक कर रहे होंगे। हाँ, तो कॉलम्स कॉलम्स के अंदर, तो किसका आंसर क्या दे रखा है? हाँ 73, वही तो है। कैसे भी जमाओ 7 रॉक मिले ही मिले, ताकि वो एक दूसरे को अटैक ना करें। तो मिनिमम 73 रॉक चाहिए होंगी, क्योंकि अगर तुम 73 से कम रख दोगे तो मैं उनको क्या करूंगा, लगातार जमाते जाऊंगा, तो तुमको नॉन अटैकिंग मिलेगी नहीं एक्चुअली, मतलब 7 नॉन अटैकिंग मिलेगी नहीं। क्या ये बात समझ में आई? नॉन अटैकिंग का मतलब वो दोनों ना तो सेम रो में हो ना ही सेम कॉलम में हो। जैसे मैंने इन दोनों को भर दिया, तो इसमें कितने नॉन अटैकिंग दिखे तुमको? देखो, ये एक, इस रॉक को देखो, इनमें से कोई भी दो चुनोगे, ये सब एक दूसरे को अटैक कर रहे होंगे। अच्छा, ये भी एक दूसरे को अटैक कर रहे होंगे, ये सब एक दूसरे को अटैक कर रहे होंगे, कैसे भी। क्या बात समझ में आई? अच्छा, मैं इसको, इन चीजों को ऐसे यूं भी जमा सकता हूं ऐसे करके, तो ये सब भी एक दूसरे को अटैक करने लग जाएंगे। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अटैक नहीं करते। दो रॉक जो ना एक रो में हो ना एक कॉलम में हो, वो एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे। यदि ये दोनों एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे, तो अगर मिनिमम अपन कितनी रॉक्स रखें कि गारंटीड के साथ 7 पेयर मिले ही मिले, तो यूं कि 7 रो या 7 कॉलम का यूज करो ही करो, तभी आपको 7 डायगोनल मिल पाएंगे। तो 7 रो भरने के लिए 6 पूरी भर दो, एक भी एक्स्ट्रा कर दोगे तो 7वां मिल जाएगा। तो कितनी रॉक्स चाहिए? 73। इसमें लिखो, इस बात को लिखो, ये लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा हाथ पांव नहीं चलाना, लिखिए। हाँ रूक है, ठीक है, लिखिए इसके अंदर रूक है, वो रूक, रूक मतलब हाथी। हाँ, लिखिए, वी हैव टू वी हैव टू फिल अप एट लीस्ट 7 rows or 6 rows or 6 column. We have to fill up at least 6 rows or 6 column plus one extra. We have to fill up at least 6 rows or 6 column and one extra to get 7 rooks, which do not attack each other, to get 7 rooks which do not attack each other, to get 7 rooks which do not attack each other. क्या बात समझ में आई से बच्चों को? बोल दीजिए हाँ। तो मिनिमम 73 चाहिए ही चाहिए, तो 7 तुमको मिल जाएंगे। 73 छोटा नंबर लोगे तो वन लैंडमार्क पॉइंट। एलएन किसको डिनोट करता है? एलएन डिनोट करता है जिनका एग्जैक्टली वन लैंडमार्क पॉइंट हो। अब सोचो, अब इसके अंदर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अगर दोनों और उससे छोटे हैं या दोनों और उससे बड़े हैं तो लैंडमार्क पॉइंट बन जाएगा। तो अगर इसको आप चाहते हो कि इसको लैंडमार्क पॉइंट ना बने, तो या तो इसके पहले वाला इससे छोटा होना चाहिए, बाद वाला बड़ा होना चाहिए, या पहला वाला बड़ा होना चाहिए, बाद वाला छोटा होना चाहिए। यानी या तो सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। क्योंकि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया तो कोई लैंडमार्क पॉइंट नहीं आएगा। बोल दीजिए हाँ। या 7 6 5 4 3 2 1 कर दिया तो भी कोई लैंडमार्क पॉइंट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं किसी दो को इंटरचेंज करूं, जो दो अगल बगल है, कोई भी दो अगल बगल पकड़ लो, जैसे 3 4 को मान लो इंटरचेंज कर देता हूं,
अब 3 4 को मैं इंटरचेंज करके 4 3 कर देता हूं, तो एक लैंडमार्क पॉइंट आ गया। लेकिन यहां पर देखो, अगर बीच को इंटरचेंज करता हूं तो 4 से दोनों छोटे हैं और 3 से दोनों बड़े हैं, तो किसी भी बीच को इंटरचेंज करने पर 2 लैंडमार्क पॉइंट क्रिएट होंगे। क्या बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? यानी लैंडमार्क पॉइंट मतलब जैसे 1 2 4 हो गया, फिर 3 मतलब 4 के दोनों ओर। अब अपन चाहते हैं कि आगे लैंडमार्क पॉइंट ना क्रिएट हो, क्योंकि इसके अंदर एल किसका है? 1 लैंडमार्क पॉइंट। यानी ये यू रहेगा बेसिकली, इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा, ताकि 3 जो है या तो मिनिमम आ जाए या मैक्सिमम आ जाए। यानी अगर एक ही लैंडमार्क पॉइंट होना है तो मान लो ये लैंडमार्क पॉइंट है, समझो, तो या तो इसके पहले सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो और बाद में डिक्रीजिंग हो, तो आपको एक ही लैंडमार्क पॉइंट मिलेगा। जैसे 1 से 7 तक लेते हैं, अब आप चाहते हो इंक्रीज करके डिक्रीज करें, तो 7 को यहाँ फिक्स कर दो। अब मान लो 1 2 3 7, फिर आप डिक्रीज करनी है 7 के बाद 4 5 6। अब देखो, अब एक ही लैंडमार्क पॉइंट है, समझ में आ रहा है? अब और कोई लैंडमार्क पॉइंट नहीं आया कि 7 से दोनों छोटे हैं। एक तरीका तो ये है सिंगल लैंडमार्क पॉइंट क्रिएट करने का, एक और तरीका है पहले डिक्रीज करें और फिर इंक्रीज करें। उस केस में 1 को बिठाएंगे हम, 1। अब आप पहले डिक्रीज करा दिए, कुछ भी रख दीजिए, जैसे 7 5 ये रख दिया। अब इंक्रीज करा दो, 2 3 4 5 6। अब देखो, अब एक ही लैंडमार्क पॉइंट क्रिएट हुआ। देखो पीआरएमओ में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि अपन छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। उसका कारण दो है एक्चुअली। पहला कारण है कि उसमें एनालिसिस बहुत लगेगा, और वो टाइम का कंस्ट्रेंट भी तो है। मान लो आपने सोच लिया भी, मैं कहता हूँ मान लो सोच ही लिया, हम तो बहुत बुद्धिमान है, तो भी बहुत टाइम लग जाएगा उसको एनालाइज करके पूरा सॉल्यूशन तक बॉइल डाउन करने के लिए। और पीआरएमओ के मार्क्स का वेटेज आगे नहीं है एक्चुअली, वो सिर्फ एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है। तो उसमें हमारा मेन एम रहेगा कि हम ऐसे क्वेश्चन में ना उलझे, बल्कि मार्क्स ज्यादा से ज्यादा बनाए। हर पीआरएमओ पेपर में एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही वैसे होते हैं, वही साहब बैठ गए। ये समझ में आया तुमको? तो अगर तुमको 1 लैंडमार्क, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, वो ट्रायंगल वाला भी वैसा ही क्वेश्चन है, मतलब उसको एग्जाम में छुए नहीं बेवजह। 1 लैंडमार्क पॉइंट दो तरीके से क्रिएट होगा, कैसे कैसे? या तो इंक्रीज करके डिक्रीज करिए, या डिक्रीज करके इंक्रीज करिए। अब अरे क्या हो गया, डिसमिस। हाँ, ये समझ में आया था बच्चों को? अब वो बोलता है परमुटेशन विद एग्जैक्टली 1 लैंडमार्क पॉइंट, फाइंड द मैक्सिमम। वो बोलता है एल, अब उसके इतने पर रुका नहीं, अब वो बोलता है एल ऑफ एन क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या मेरी बात समझ में आई सब बच्चों को? तो इसका मतलब यूं है, ये परफेक्ट स्क्वायर केवल बनता है n = 3 के लिए एक्चुअली। उसके बाद ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। इसकी जो सीरीज है वो सीरीज बनानी पड़ती है, फिलहाल उसके चक्कर में ना पड़े। सॉल्यूशन भी इसका बहुत ही लिमिटेड दे रखा है, तो इसमें क्या होता है, फिर अरेंज करना पड़ता है। पहला केस लो कि ये मैक्सिमम है, तो लैंडमार्क पॉइंट यहां पर आ जाए या यहां पर आ जाए। भाई लैंडमार्क पॉइंट 2 से लेकर n-1 तक कहीं पर भी आ सकता है, तो लैंडमार्क पॉइंट 2 पर आए, 3 पर आए, ऐसे पूरा केस बनाना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए इसको गुला करके छोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है इसको। खैर, आपको बेसिक अप्रोच समझ में आ गई? वेन एक मतलब एक बेसिक लॉजिक समझ में आया कब मिलेगा आपको सिंगल लैंडमार्क पॉइंट। हाँ, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट भी है, इसलिए वरना फालतू अपन बैठ के इसको कर रहे हैं। चलिए, इसमें भी बाइनोमियल सीरीज बनती है, फिर इस सीरीज का सम आता है। फिर सम को परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए उसमें कुछ होता नहीं है, वो ले जाके लास्ट में हिट एंड ट्रायल ही होता है। फिर 3 रखते हो तो परफेक्ट स्क्वायर आता है, 4 5 6 में नहीं आता तो बोल देते हो आगे नहीं आएगा। और ये हो गया, ये हो गया 36। 35 को गोला कर लें, 36 36 देखो, एन आंट इज एट द वर्टेक्स ऑफ अ क्यूब। चींटी, चींटी, देखो ना, इधर देखिए, आंट जो है, चींटी किसी क्यूब के वर्टेक्स पर है, बोल दीजिए हाँ। अब वो बोलता है एवरी 10 मिनट इट्स मूव टू एडजेसेंट वर्टेक्स। अब यहां पर आप समझो मेरी बात को, समझिए, इधर देखो, ये ऐसे दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इसको बहुत आराम से सोचेंगे।
आंट यहां पर है, वो किसी भी एज पर है, किसी भी वर्टेक्स पर है, तो हर वर्टेक्स से वो 3 जगह दिशाओं में मूव कर सकती है। कोई भी वर्टेक्स लेंगे तो उसके पास मूव करने की 3 जगह होगी। बोलो हाँ। यहां से यहां मूव कर सकती है, यहां से यहां, या यहां से नीचे। बोलो हाँ। अभी समझो जैसे यहां पहुंच गई तो नीचे जा सकती है, या पीछे भी आ सकती है। पीछे आएगी तो एक्स कोऑर्डिनेट वापस सेम हो जाएगा, एक्स वाई जेड की तरह सोचो। अच्छा, इफ एन इज द नंबर ऑफ एन आंट इज अ वर्टेक्स, हर 10 मिनट मूव करती है एडजेसेंट वर्टेक्स, टाइम घड़ी है उसके पास एक, along an edge. If n is the number of 1 hour journeys that end at the starting vertex, वो स्टार्टिंग वर्टेक्स पर एंड हो जाए। कहां एंड हो जाए? स्टार्टिंग वर्टेक्स। अब 1 आवर में कितने मूव्स करेगी? 6 मूव्स। हाँ, तो 6 मूव करने के बाद वो वापस वहीं आ जाए। 1 आवर जर्नी, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट ऑफ एन। ठीक है, ठीक है। तो एन, एन क्या है? इज अ नंबर ऑफ 1 आवर। ठीक है, एन मतलब 6 मूव के बाद वो यहीं पर आ जाए। अब समझो बात को, इसके पास प्लस एक्स और माइनस एक्स है, प्लस वाई और माइनस वाई है, और प्लस जेड और माइनस जेड है। अब आप इस जो चींटी है उसको यहां रख दीजिए, कि यहां मत रखो। अरे, इतना करते हुए क्या हो गया? सुनो, चींटी को यहां रख दीजिए, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह मान लीजिए। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, और ये तुम्हारा जेड एक्सिस। और जो चींटी है वो यहां बैठी हुई है। चींटी कहां बैठी हुई है? 0,0,0। बोलो हाँ। यहां से जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो सकता है ये समझो। 0 के बाद अगर एक्स कोऑर्डिनेट की हम बात करेंगे, तो इस पूरे डायग्राम में एक्स कोऑर्डिनेट +1 हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता, या 0 होगा। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट +1 हो सकता है, और कुछ नहीं होगा। और जेड कोऑर्डिनेट भी +1 हो सकता है। अब उसको 6 मूव में वापस आना है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट की ओर चलती है वो, अब जैसे मान लो यहां चली, फिर यहां चली, तो यहां चली तो क्या हुआ? एक्स में +1 हुआ। फिर यहां चली तो वाई में प्लस हो गया। अब मान लो यहां से यहां चली तो जेड में प्लस हो गया। फिर यहां से यहां चली तो वाई में माइनस हो गया। फिर मान लो यहां से अब यहां चली तो इसमें माइनस हुआ, लेकिन एक्स में माइनस नहीं हुआ। यानी वो एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग +1 -1 चल ले, वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग +1 -1 चल ले, या जेड कोऑर्डिनेट के अलोंग +1 -1 चल ले। या तो वो तीनों मूव चले, या किसी एक मूव को 2 बार चल ले, या एक ही मूव को 3 बार चल ले। अब आओ तीनों के अपन सारे केस जोड़ लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनो। मान लो वो किसी एक ही मूव को 6 बार चलती है, तो यानी ये एक कंप्लीट मूव है एक्चुअली, ताकि वो वापस से ओरिजिन पर रिटर्न हो पाए। अगर आप एक्स दिशा में बढ़े हैं तो वाई दिशा में कितना भी जाएं, उससे एक्स का मूवमेंट कैंसिल आउट नहीं होगा। अगर मुझे एक्स में सेम जगह रिटर्न होना है तो मुझे एक्स में ही -1 जाना पड़ेगा। ये तीनों 3 मूव्स है। बोलो हाँ। अब आइए, किसी एक ही मूव को 3 बार करती है, 3 बार प्लस एक्स में चल ले, ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर कुछ भी हो, वो पहले -1 चल ले, किसी भी ऑर्डर में चले। यदि यहां पर है वो, तो एक्स के अलॉन्ग चली, फिर ऐसे चली, फिर ऐसे ऐसे एक्स में, तो खैर यही आ पाएगा। तो इन तीनों में से कोई भी एक मूव चुन लो, उसको चल दो। तो इतने तरीकों से एक आप वहां पर पहुंच जाएं। कहां पहुंच जाएंगे? सेम जगह। अब हम 2 मूव की बात करते हैं, ध्यान सुनो। किसी 2 मूव की, 3 में से कोई 2 मूव चुन लो। अब आपको टोटल मूव तो 6 है, लेकिन आपने कोई 2 मूव चुनी है, यानी इनमें से कोई एक मूव 2 बार चलेंगे आप, कोई एक मूव 2 बार चलेंगे। तो ×2, ×2 क्यों किया? या तो ये मूव 2 बार चलेंगे और ये 1 बार चलेंगे, या ये मूव 2 बार चलेंगे और ये 1 बार चलेंगे। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? अच्छा, इसके अंदर इंटू, ये तुम्हारे पास 3 चीजें हैं जिनमें 2 एक जैसी हैं। बेसिकली इनका अरेंजमेंट, ध्यान सुनना। इसके अंदर तो आपने कोई एक ही चुन लिया था, तो उसका कोई अरेंजमेंट हो नहीं सकता। यहां पर सुनो, 3 में से कोई 2 चुन रहे हो, फिर 2 में ये डिसाइड करोगे कि कौन सा 2 बार चलना है, ये 2 बार की, ये 2 बार। चुन लिया आपने। अब आपके पास 3 मूव्स हैं, 3 सेट हैं,
जिनमें दो सेट एक जैसे हैं। तो हो सकता है ना, पहले वाई वाई चल लो, फिर एक्स एक्स चल लो, या पहले एक्स एक्स चल लो फिर वाई वाई चल लो, फिर एक्स एक्स चल लो। तो उनको जमाने कितने तरीके, 3 फैक्टर अपॉन 2 फैक्टर, प्लस तीन की तीनों मूव चलो इंटू 3 फैक्टर। समझ में आया सब बच्चों को? +1 - 1 यानी वो यहां से यहां गई तो यहां से यहां उसको वापस आना है, तभी वो ओरिजिन पर लौट पाएगी। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट है, ऐसे ही जेड कोऑर्डिनेट है। कॉपी कर लीजिए। समझ में आया सब बच्चों को? ये हुएबल क्वेश्चन है कि एग्जाम में थोड़ी देर बैठे शांति से तो हो सकता है। कॉपी कर लीजिए। परमुटेशन के डिस्कशन में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हर क्वेश्चन को लॉजिकली समझाना पड़ता है। और उसके अंदर क्या सॉल्यूशन से समझ में भी नहीं आता, ज्योमेट्री वोमेट्री फिर भी समझ जाते हैं। कॉपी कर लीजिए। क्लियर हुआ सब बच्चों को? बोल दीजिए हाँ। 37, बस 37 ही क्वेश्चन है इसमें। 37 ही है, ओके। ज्योमेट्री पर आ जाए बच्चों। लो ज्योमेट्री का फोटो खींच लूं। इसके अंदर जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक दो क्वेश्चन बेसिकली, एक दो क्या, दो क्वेश्चन जो मैंने छोड़ने को बोले हैं, उनको छोड़ सकते हैं, वैसा क्वेश्चन कोई मीनिंग नहीं है एक्चुअली। आइए ज्योमेट्री पर आ जाइए। ज्योमेट्री क्वेश्चन तो इजी है, बने भी होंगे। आज ज्योमेट्री में कहां तक पहुंच जाना है अपन को? 1 से 38 तक, बिल्कुल। इसके तो, इसमें आराम से पहुंच जाते हैं, इसमें बहुत दिक्कत नहीं आती है। और फिर कल अपन ज्योमेट्री पूरी फिनिश कर लेंगे। संडे बहुत क्वेश्चन है भैया ज्योमेट्री में। चलो कोई बात नहीं। ज्योमेट्री के जो पीवाई क्यूज हैं, उनका सॉल्यूशन देखें और समझ में आ जाते हैं। चलो ज्योमेट्री पर आ जाओ आलसी बच्चों। हाँ कोई बात नहीं, नंबर बोल लेते हैं। हाँ चलिए। यस, ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पर आ जाइए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 6 में अटक गए? अच्छा, 6 है, इजी है। 6 क्वेश्चन देखिए। अरे ये भी गजब है।
हम्म। 6 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है। 6 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पीएस इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4। तो पीएस जो है वो लाइन सेगमेंट है लेंथ 4 यूनिट का। थोड़ा ध्यान से देखें। एंड ओ इज द मिड पॉइंट। ओ क्या है इसका? मिड पॉइंट है ऑफ पीएस। A semicircular arc is drawn with PS as diameter and let x be the midpoint. और x क्या हो गया इसका? मिड पॉइंट हो गया ऑफ दिस आर्क। Q and R are the point on the arc PXS. Q और R, ठीक है। PXS such that QR is parallel to PS and the semicircular arc drawn on QR as diameter is tangent to PS, ठीक है। तो यहां पर कुछ ऐसा हिसाब किताब है। QR को डायमीटर मान के जो सर्किल बनाया जाता है वो इसके ओरिजिन से पास होता है यहां से। क्यू आर उसकी डायमीटर है, यानी ये इसका सेंटर होगा और ये इसका सेंटर होगा। ऐसा है, ठीक है ना। क्यू आर, ठीक है ठीक है। तो इसको आर मान लीजिए और रंग बदल लेते हैं। इसको आर मान लीजिए और इसको भी आर मान लीजिए। तो यहां से ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी? आर। ये 2 है, ये 2 है, ये पूरी लेंथ 2 है। तो ये ऊपर की जो छोटरका लेंथ है ये 2 माइनस आर हो गई। यहां तक गाड़ी पहुंची। इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। ये भी 2 है और ये भी 2 है। अब तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल्स कर पाओगे? आसान सा है, उसको ढंग से सेट कर लेना है। अच्छा, 7, 8, 9, 10, 11 बनेंगे, इसके क्वेश्चन बनते हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, ये 18। अरे तो इजी था, इधर देखो, मैं समझाता हूं तुमको। देखो इधर देखो बच्चा। 18 क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है ए बी सी। इन अ ट्रायंगल एबीसी लेट आई डिनोट द इन सेंटर। इन सेंटर किस पर होता है? एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहां पर ये है, यहां पर ये है और यहां पर ये है, और ये इसका इन सेंटर है। ये इन सर्किल है। ये आ गया इसका इन सेंटर, जो कि हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। इन अ ट्रायंगल एबीसी लेट आई डिनोट द इन सेंटर, let the triangle AIBICI intersect the in circle at PQR। तो AI, ये P, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। यहां तक गाड़ी पहुंची, ठीक है। intersect the in circle at PQ and R if angle BAC is 40 डिग्री। तो ठीक है, एंगल 40 डिग्री दे रखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल QPR? तो इस एंगल की वैल्यू बेसिकली अपन को निकालनी है। ध्यान दो, ये सर्किल इस ट्रायंगल का सरकम सर्किल है एक्चुअली। जो सर्किल, अच्छा, इस सर्किल का सेंटर इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर हो गया। ये सर्किल इसका तो इन सर्किल है और इसका सरकम सर्किल है। तो यहाँ इन सर्किल की प्रॉपर्टी लगेगी और वहां सरकम सर्किल की। क्यूपीआर की बात करें तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सरकमफ्रेंस इज हाफ। तो एंगल क्यूपीआर जो होगा वो एंगल क्यू आई आर का आधा हो जाएगा। बोलो हाँ। और ये एंगल तो तुम वैसे ही निकाल लोगे। कैसे? अरे ये B/2 है, ये C/2 है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? पाई माइनस B+C/2। और पाई B+C कितना होगा? अरे पाई माइनस A/2। और A तो पता ही है 40 डिग्री, खत्म।
बस सिर्फ डायग्राम को देखना है। एक के लिए ये चीज सरकम सर्किल है और एक के लिए ये चीज इन सर्किल है। पढ़ाई भी ध्यान दो। 21, 22, 23, 24, 25, 26, बोलो बेटी 26। 26 क्वेश्चन क्या है? स्क्वायर पी क्यू आर एस। हाँ देखो, मेरे में थोड़ी नंबरिंग की दिक्कत है। इधर देखो बच्चा, बहुत ज्यादा ललुआ है। स्क्वायर, अरे तो बस करना है इसको, देखो इधर ध्यान से। ये मैं क्लास में इलस्ट्रेशन करवाता, लेकिन कोई बात नहीं। तुम इधर देखो, ये पी क्यू आर एस स्क्वायर है। हाँ सुनो, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है। स्क्वायर पी क्यू आर एस साइड लेंथ हैज लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल टू। इसको लास्ट में रखेंगे, इसको साइड को तुम ए एज्यूम कर लो। तो ए किसके बराबर है? 3 + √5। बोलो हाँ। लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड आर एस। तो एम क्या हो गया इसका? मिड पॉइंट हो गया। ऑल्सो लेट C1 बी द इन सर्किल ऑफ ट्रायंगल PMS। तो ये PMS आ गया। और C1 बी द इन सर्किल ऑफ ट्रायंगल C2 बी सर्किल टचेस PQ QR एंड PM। PQ QR एंड PM। तो यहाँ एक सर्किल है जो ऐसे टच कर रहा है, ये लीजिए। अब सुनो तुम ध्यान से, इस सर्किल के रेडियस को R एज्यूम कर लेते हैं। तो ये सब R हो गया। यहां से इसकी लंबवत यानी परपेंडिकुलर दूरी भी कितनी हो गई? R हो गई। इसमें क्या पूछा क्या है? C2 भी सर्किल, फाइंड द रेडियस C2। हाँ C2 को ही पूछा, C1 का कोई काम नहीं। यहां तक गाड़ी पहुंची, बोलो हाँ। अब सुनो ध्यान से, ये लेंथ तुम्हारी R हो गई, तो ये लेंथ A-R, बोलो हाँ। यहां से दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी, तो ये A-R है, इसको कुछ कह देते हैं, इसको N कह देते हैं। तो जो PN, ये भी A-R हो गई। अच्छा, यहां से R है, अच्छा ये लेंथ भी R हो गई हमारे पास। और ये R यहां तक गाड़ी पहुंच गई। अच्छा, इस पूरी लेंथ को देखो, मतलब ऐसा समझो, ये M क्या है? ये RS का मिड पॉइंट है। ठीक है, एक हल्का कलर कोई ले लेते हैं, जैसे येलो। तो यहां से तुम ऐसे परपेंडिकुलर खींच दो, तो तुमको ये लेंथ भी पता हो गई, MN लेंथ भी पता हो गई। कैसे? ये पूरी लेंथ कितनी है? 2A। बोलो हाँ। नहीं सॉरी, ये पूरी लेंथ कितनी है? A। और ये आधा कितना? A/2। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? √A² + A/4, 5A² / 4, √5A/2। तो ये वाली लेंथ आ जाएगी √5A/2 -A + R। बोलो हाँ। अच्छा, यहां ये लेंथ कितनी है? A/2। और ये लेंथ भी कितनी? A/2। अब हमको एक रिलेशन चाहिए। अब इधर देखो, यहां से M को C इसके सेंटर से मिला दो। इसके सेंटर को कुछ C कह देते हैं। क्या कह देते हैं? C। अब ध्यान से सुनना, ये देखो ये 90 डिग्री है, बोलो हाँ। अब तुम ध्यान से सुनो, CM² जो होगा वो R² + MN² के बराबर है। हम MN ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए हैं। बोलो हाँ। यहां तक गाड़ी पहुंची, ये आ गया। अच्छा, CM², एक तो R -1 मिनट रुको भाई, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिससे हमने CM² निकाल लिया। ठीक है, तो ये बन गया। और CM, नहीं नहीं नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। इसमें हमको एक रिश्ता चाहिए। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स R, मान सकती हो तुम, R दूरी पर। और M पॉइंट के कोऑर्डिनेट, X कोऑर्डिनेट तो A/2 है और Y कोऑर्डिनेट A है, बोलो हाँ। तो CM लेंथ इनके डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगी। बस रख दो, R आ गया। तो CM² कितना हो जाएगा? A/2 -R का होल स्क्वायर प्लस A - R का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया तुमको? कैसे आया डिस्टेंस फॉर्मूला? बस अब रख दो सब कुछ। R² MN का होल स्क्वायर कितना? √5A/2 -A + R का होल, बस साग सॉल्व एंड गेट। ए तो तुमको नोन है, होल स्क्वायर खोल दो, R² कट जाएगा। R में क्वाड्रेटिक नहीं बनती, सीधे लीनियर।
यहां पर हमने दो तरीके से सीएम निकाला है, एक पाइथागोरस थ्योरम से और दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला से। कॉपी कर लीजिए। समझ में आया आलसी बच्चों? हाँ बोल दीजिए आज। चलिए, अच्छा आगे नहीं किए। हाँ चलो, टाइम भी हो गया था। लेकिन कल बच्चों इसको पूरा कर ले, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है आपकी शायद ज्यादा लेक्चर नहीं लगेंगे। तो जो भी आपका डिस्कशन बच गया है, मैं उसका सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा आपके साथ, ताकि उसमें जो भी डाउट है आप उसको क्लियर कर लीजिए। तो कल लेकिन ज्योमेट्री पूरी कर लीजिए, मेजर पार्ट यही है। फिर क्या बचेगा? सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन और इक्वेशन। इक्वेशन में दिक्कत नहीं है, इक्वेशन ठीक है, ठीक है। चलिए बच्चों,